मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम दी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के संबंध में डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो अलग अलग टॉपिक्स होंगे, जो डिफरेंट टाइप पॉइंट्स होंगे, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की नियुक्ति, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की पदावधि, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को किस प्रकार के अधिकार और जो शक्तियां दी गई हैं, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका समय कैसे कितना होता है, उसके अधिकार और कार्य क्या हैं, उसके क्या है अधिकार है, क्या कार्य है और उसकी क्या शक्तियां दी गई हैं। तो इस संबंध में हम पहले बैकग्राउंड समझें जो है प्रधानमंत्री के संबंध में। तो जो संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री का पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट होता है वो एक तरह से औपचारिक प्रधान होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। उसकी रियल पावर का यूज प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री ही काउंसिल का क्या करते हैं, निर्माण अथवा गठन करते हैं। उसका संचालन, उसकी मॉनिटरिंग भी स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो लॉर्ड मार्ले का जो कोटेशन है या उसका जो है स्टेटमेंट है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की क्या है, आधारशिला है। या अर्थात कहें कि जो मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद की नींव का क्या है, पत्थर है। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद की नींव का क्या कहा गया है, पत्थर कहा गया है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जैसे ही जब किसी घर का निर्माण किया जाता है तो वहां सबसे प्रमुख क्या होती है, उसका फाउंडेशन अथवा पिलर होता है। कि जब तक पिलर और जो है नींव या फाउंडेशन उसका नहीं बनाया जाएगा, उसका नहीं मजबूती के साथ स्थापित किया जाएगा, तब तक उसमें किसी प्रकार के मकान की कल्पना नहीं कर सकते। एक बेस है, एक आधार है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का भी जो पद है वो मंत्री जो है संसदीय शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंस। क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाए, उसी समय मंत्रिपरिषद का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके त्याग पत्र तो मृत्यु के बाद उस मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत में एक संसदीय और संघात्मक शासन व्यवस्था का जो एक मॉडल हम लोगों ने एडॉप्ट किया या हमारे संविधान निर्माताओं ने एडॉप्ट किया, अंगीकृत किया, उसमें प्रधानमंत्री का पद बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम डिस्कशन करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करते हैं। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 75(1) के में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किंतु राष्ट्रपति की ये स्वविवेक की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति कर सकते हैं जिसका लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या जिस व्यक्ति को लोकसभा में जो है बहुमत प्राप्त हो। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को
संसद के सामान्यतः जो है किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। पार्लियामेंट में चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, दोनों में से किसी एक का मेंबर होना उसके लिए आवश्यक है। यदि भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है सामान्य रूप से लोकसभा से ही चुन के आते हैं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के जो है समय किसके सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री के चयन की क्या है प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्त करेगा और वो ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करेंगे जिसका लोकसभा में बहुमत हो। और इसमें यह भी कहा गया है किंतु संवैधानिक ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसके लिए लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए। वो संसद के पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसे भी व्यक्ति को लोकसभा में या सदस्यता उसकी ना हो या राज्यसभा में उसकी मेंबरशिप या सदस्यता ना हो, उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और किसके कितने साल टाइम ड्यूरेशन के लिए? 6 मंथ के लिए। उसमें कोई ऐसा भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं राष्ट्रपति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, वह केवल 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। 6 महीने के बाद उनको त्यागपत्र देना होगा। तो इस स्थिति में संसद के और त्यागपत्र यदि तभी देना होगा जब वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाते हैं। यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाते हैं या मेंबरशिप उनको मिल जाती है, चाहे पार्लियामेंट में लोकसभा की हो या राज्यसभा की, तो वो अपने पद पर उसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। तो यदि वह इस अवधि के भीतर संसद नहीं बन पाते तो त्याग पत्र देना उसके लिए अनिवार्य है। और इसके साथ साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जहां पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, क्योंकि 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन ये जो नियुक्ति का अधिकार उनको दिया गया स्वविवेक का अधिकार नहीं है। उसके लिए लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना आवश्यक है या उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लेकिन अब ये हम स्थिति समझ लेते हैं यहाँ कि उस राष्ट्रपति की किन स्थितियों में स्वविवेक की शक्ति मिल जाती है। वैसे संविधान में कहीं भी स्थितियों को देखते हुए तो उनको स्वविवेक की शक्ति तो मिल जाती है, लेकिन संवैधानिक कोई ऐसे जो है प्रोविजंस नहीं है जहां पर प्रेसिडेंट को स्वविवेक की पावर दी गई हो। तो इसमें पहले पॉइंट में हम नोट देखेंगे कि जब लोकसभा में किसी भी दल को या दलीय गठबंधन को कोई बहुमत प्राप्त ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, जब बहुमत वाले दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता ना हो या 2 समान रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग हों, तब राष्ट्रपति उनमें भी किसी को भी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में जब राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर कुछ समय के लिए किसी भी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें, क्योंकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, यदि राष्ट्रपति चाहें तो किसी को भी एक संवैधानिक संकट यदि उनको उत्पन्न करना है तो प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर दें
उनके दृष्टिकोण से जो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये समझते हो राष्ट्रपति जो है कि इसको लोकसभा का बहुमत जो है प्राप्त है, तो उसको कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दे सकते हैं। अथवा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर, जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और स्थिति क्या होती है, कंट्राडिक्शन की हो जाती है, अंतर्द्वंद की हो जाती है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करेंगे प्रधानमंत्री की पदावधि, वो अपने कितने समय तक के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो जैसे कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अतः सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यहां पर जो मंत्री और प्रधानमंत्री की बात है, जब प्रसाद वर्ड का यूज किया जाता है तो यह प्रसाद का वर्ड यहाँ इच्छा या विल से होता है कि प्रधानमंत्री की जो है अपनी समय सीमा के पहले तभी यह उनको भंग किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। प्रसाद का आशय यह इच्छा से है। यदि उनकी इच्छा नहीं है तो लोकसभा को भंग करके जो है प्रधानमंत्री को भी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, और जैसे ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी तो प्रधानमंत्री के रूप में स्वतः है उनका पद समाप्त हो जाएगा। किंतु व्यवहारिक अगर रूप से बात करें तब वह तब तक अपने पद पर बना रह सकते हैं जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। जैसे ही लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त रहता है तभी तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। अर्थात इनके समय की जो बात करें कोई निश्चित समय नहीं है। सामान्यतः नई लोकसभा के चुनाव तक तो बने रहते हैं। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता और नई लोकसभा के जो है चुनाव होने के जब तक नया प्रधानमंत्री के रूप में चयन नहीं हो जाता तब तक ये अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। किंतु वह इससे पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। कोई उनको लगे कि मुझे ये अपनी व्यक्तिगत समस्या प्रॉब्लम को लेकर के या किसी भी आधार पर अपने को अगर यदि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं इस काम करने में सक्षम नहीं हूं या उनका जो भी मत हो तो त्याग पत्र दे करके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। अथवा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने पर उसे अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही पास हो जाता है प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है या राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो यदि त्याग पत्र देते हैं तो ठीक है, माननीय को समझ में आ रहा है महोदय को तो त्याग पत्र दे देते हैं रिजाइन, तब तो ठीक है। यदि वो रिजाइन नहीं देते तो राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ठीक है, उनका भी रिटायरमेंट दे देंगे। अब हम देखते पावर एंड फंक्शन ऑफ जो है प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, क्या अधिकार हैं और क्या उसकी शक्तियां हैं। तो संविधान द्वारा, अब इसको बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करेंगे हम, कि संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, जो संसदीय शासन व्यवस्था का क्या है, मूल थ्योरी है, मेन थ्योरी, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का क्या होता है,
हेड होता है। अतः जो व्यवहारिक रूप से हम बात करें तो प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन व्यवस्था का क्या है, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है। प्रधानमंत्री के जो मुख्य रूप से इस जो है इनका कार्य हैं या उनकी शक्ति हैं, हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहले पॉइंट के रूप में कि पद प्राप्त के पश्चात, इसका रेंज मीनिंग कि जैसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तो किसके पद की प्राप्ति हो गई, प्रधानमंत्री बन गए। तब उसके तुरंत पश्चात प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या करते हैं, गठन करते हैं। ये प्रधानमंत्री का क्या सबसे प्रमुख कार्य है और सबसे मेन कार्य है कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद का क्या करते हैं, गठन करते हैं। अब मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब इसमें यह भी कंडीशंस लगा दी गई हैं। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या, क्योंकि उस समय कितने लोगों को मंत्री बना दें किसी को निश्चित नहीं रहता था, क्योंकि जितना प्रेशर पड़ता था उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में खुश करने के लिए दे दिए जाते थे पद। तो 91 संविधान संशोधन 2003 में जो है ये निश्चित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, वो भी प्रधानमंत्री को जोड़ते हुए। प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्यों के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मंत्रिपरिषद के गठन के पश्चात प्रधानमंत्री क्या करते हैं, विभिन्न विभागों का, अलग अलग डिपार्टमेंटों को क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। जिससे जब अलग अलग डिपार्टमेंट का डिवाइडेशन कर देते हैं मंत्रियों के बीच में, तो उससे क्या करते हैं, जब मंत्रिपरिषद का डिवाइडेशन कर देते हैं वर्क का जो है, तो उससे क्या है, कैबिनेट का जो है या मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। मंत्रिमंडल का गठन वह स्वविवेक से करता है। प्रधानमंत्री को इस स्वविवेक का अधिकार दिया गया है कि वो अपने मंत्रिमंडल का गठन अपने स्वविवेक से कर सकते हैं, क्योंकि काम उनको करना है। यदि वो अपने मंत्रिमंडल में जिस व्यक्ति को उचित समझे, योग्य समझे, मुनासिब समझे, उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में उनको शपथ दिला सकते हैं या मंत्रिमंडल में उसको सम्मिलित कर सकते हैं। उसे मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त, वो जैसा चाहे या जिस व्यक्ति को चाहे उसे मंत्री बना सकते हैं। उसे विभागों में परिवर्तन का अधिकार होता है, क्योंकि बीच बीच में आपने देखते होंगे पेपर में या न्यूज़पेपर के माध्यम से आप जानकारी आपको मिलती होगी कि आए दिन जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों का डिपार्टमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्यों को जो है पहले किसी को कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया, फिर बाद में मानव संसाधन मंत्रालय दे दिया गया, फिर चेंज किया गया तो विदेश मंत्रालय दे दिया गया, फिर चेंज किया गया तो स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री को यह अधिकार होता है कि वो विभागों में चेंजिंग कर सकते हैं। वह किसी मंत्री से त्यागपत्र भी मांग सकते हैं यदि कोई मंत्री ऐसा हो जो उनकी इच्छा अनुसार या उनकी सोच या उनकी नीतियों के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं या उनमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से उनको जो है त्यागपत्र के लिए कह सकते हैं। और किसी मंत्री को पदच्युत करने की राष्ट्रपति से जो है सिफारिश भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगे कि ये मंत्री हमारे यूज में नहीं आ रहे हैं। मतलब उनका जो है एक अलग तरीके से उनका डिसीजन होता है, उनको
कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि इसको मंत्रिपरिषद से जो है हटाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता तथा मंत्रिमंडल की सभी कार्यवाहियों का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यदि मंत्रिमंडल की कोई भी मीटिंग होती है या उसकी कोई अध्यक्षता करनी होती है तो उनकी अध्यक्षता और संचालन करने का काम जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की। संसद देश में तथा विदेश में शासन की नीतियों का प्रमुख अधिकृत प्रवक्ता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यदि देश के अंदर संसद में, पार्लियामेंट में किसी सरकार के द्वारा या किसी मंत्री से यदि कोई जवाब मांगा जाता है तो अंतिम रूप से स्पष्टीकरण देने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी का ही होता है। देश की अंदर की बात हो, चाहे विदेश नीतियों की बात हो, चाहे आंतरिक या जो है विदेश नीतियों की बात हो, उन सभी में नीतियों का जो है संचालन और निर्धारण का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। भले ही प्रधानमंत्री उस संबंधित विभाग, जैसे विदेश मंत्रालय है तो विदेश मंत्रालय भले ही किसी अन्य मंत्री को दिया गया हो, लेकिन उनकी नीतियों और क्रियान्वयन में अधिकृत रूप से अंतिम निर्णय किसके सहमत से लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री की सहमत से लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में समन्वय करते हैं, जिससे कि शासन जो एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, एक समन्वय के रूप में कार्य कर सके। किसी पॉइंट पर डिसीजन लेना है तो सभी लोग सहमत के आधार पर डिसीजन ले लें और उसी के आधार पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इस उद्देश्य जो है उसके द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देश दिए जा सकते हैं। अर्थात कोई भी डिपार्टमेंट ये सही तरीके से नहीं चल रहा है या अन्य डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं तो अलग अलग विभागों को या अलग अलग डिपार्टमेंट को प्रधानमंत्री निर्देशित कर सकते हैं कि आप इस आधार पर वर्क करें, ताकि एक वर्किंग टीम के रूप में जो है एक मंत्रिमंडल कार्य कर सके, आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन बना सके जो है, और मंत्रियों के विभागों तक कार्यों में हस्तक्षेप किया जा सकता। इसी आधार पर जो है कि आप इस बेस पे काम करिए या इस तरह नहीं वर्क करेंगे तो क्या होगा, आपस में मंत्रिमंडल में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का जो है स्थान क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथ में ना हो, फिर भी अंतिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे विदेश नीति के संबंध में जो प्रधानमंत्री का जो रोल होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री के अंतर्गत विदेश विभाग ना हो, लेकिन विदेश से संबंधित कोई भी नीतियों का निर्माण और संचालन उनके निर्देश या उनके अंतिम जो है सहमत के आधार पर ही देश की नीतियों का जो है निर्धारण किया जाता है। और राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में राष्ट्र के जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हमें देखेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मृत्यु, पदच्युत के पश्चात, यहाँ पर नियुक्त शब्द हटा दिया जाएगा, यहाँ पर
पदच्युत प्रधानमंत्री की मृत्यु या पदच्युत के पश्चात मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्त शब्द को हटा करके सही समझने का कोशिश करिए जो है कि यदि ऐसी कंडीशन आती है कि जहाँ प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र या पदच्युत के पश्चात मंत्रिपरिषद का जो है क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाता है। और इस आधार पर प्रधानमंत्री को क्या दी गई है, शक्ति एवं उनके अधिकार या उनके रोल या उनके वर्ग दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की कुछ ड्यूटीज भी हैं जिससे प्रधानमंत्री क्या होते हैं, योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है उसका क्या होते हैं, प्रधान पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री स्वतः है राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समितियों के क्या होते हैं, कुछ पदेन अध्यक्ष होते हैं। उनको बिना कहे बिना अपॉइंटमेंट किए वो स्वतः पदेन होते हैं। अगर कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा उन पदों के जो है संचालन और निर्माण में उनका जो है रोल रहता है। तो प्रधानमंत्री के जो आर्टिकल 78 में ये कर्तव्य बताए गए हैं कि संघ के कार्यकलाप में शासन संबंधी या राष्ट्र विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को क्या करता है, राष्ट्रपति को सूचित करता है। प्रधानमंत्री की ये ड्यूटीज डिसाइड कर दी गई हैं कि राष्ट्र के संबंध में उनके कोई भी यदि कोई रूल या रेगुलेशन से बनाए जाते हैं, विधान माने कानून या नियम, तो इससे संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी जो निर्णय लिए जाते हैं उनको क्या करेंगे, राष्ट्रपति को कि प्रधानमंत्री इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में संघ के कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में या विधान के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई जानकारी उसे देते हैं। यदि क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कोई कानून की बात हो तो ऐसे संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जानकारी उसे देना प्रधानमंत्री का क्या है, कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट में राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, क्योंकि कुछ लोगों की उम्मीद भी होती है, कभी कभी क्या होता है राष्ट्रपति अपेक्षा करते हैं, क्योंकि देश के जब संवैधानिक इतने सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति बैठा होता है तो उसको ये उम्मीद होती है और इसको आस्था रखते हैं कि हमको प्रधानमंत्री जी से कहना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः उसके संबंध में जानकारी दे देगी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या निर्णय लिए गए हैं, किस परिप्रेक्ष्य में सरकार कार्य करना चाहती है। इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए और जैसे वो जानकारी तो दे ही देते हैं, और यदि इस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे गए हों तो वो किसी भी मंत्री के संबंध में निर्णय अगर कर दिया गया है तो मंत्रिपरिषद के विचार नहीं किया गया है। यदि किसी ऐसा प्रधानमंत्री चाहें कि कोई ऐसा मंत्री है जो अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर कोई वो निर्णय लेता है जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो इन सभी विषयों पर भी जो है राष्ट्रपति जो है वहां पर विचार करने के लिए ऐसे विषय रखवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति जो किस प्रकार से रोल अदा करते हैं, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ का जो मॉडल है पार्लियामेंट्री सिस्टम है और फेडरल सिस्टम है, तो
तो संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था जो है, तो मुख्य रूप से यहाँ शक्तियों के बंटवारा के आधार पर ही संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। और हमने अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था को क्या किया है, एडाप्ट किया है। तो इस प्रकार से यदि संसदीय शासन व्यवस्था को हमने एडाप्ट किया है तो उसके लिए कुछ अलग सिद्धांत अथवा मानक होते हैं। उन्हीं सिद्धांतों अथवा मानक को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसके पदावधि, उसके जो है फंक्शंस एंड पावर पर भी डिस्कशन किया गया है। अब सभी बिंदुओं पर जो जिस प्रकार से डिस्कशन किया गया है, तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक सुनने वाले छात्र के लिए एक नई समझ विकसित करेगा और नई समझ विकसित करते हुए उनको प्रधानमंत्री के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था जो अपनाई गई है उस सभी के बारे में जानकारी मिल सकेगी। हम उम्मीद और विश्वास के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।